हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्टोरी के डीप में जाएंगे जो किसी थ्रिलर से ज्यादा मिडिल क्लास की फाइनेंशियल लाचारी का एक कड़वा सच है, द डेस्परेशन गेम। आइए शांति से समझते हैं कि कैसे पैसे की तंगी और कर्जा एक आम इंसान को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये नंबर 456 सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये गीहून है। एक ऐसा इंसान जो कर्जे के पहाड़ के नीचे पूरी तरह दब चुका है, अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी जगह में पॉवर्टी में दिन काट रहा है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं वो भी बैटिंग में उड़ा देता है। ये ना उस मिडिल क्लास लाइफ का नाइटमेयर है, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखता ही नहीं और इंसान बस रोज घुटता रहता है। और पता है, यही लाचारी आम लोगों को किस अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। सबवे स्टेशन पर एक वेल ड्रेस्ड आदमी आता है और गीहून को एक सिंपल सा बच्चों का गेम ऑफर करता है। जीते तो 100,000 वॉन और हारे तो एक थप्पड़। ये शर्त सुनने में अजीब लगती है, राइट? पर ये दिखाता है कि लोकल गैंगस्टर्स का कर्जा चुकाने का प्रेशर लोगों को इतना हेल्पलेस बना देता है कि वो चंद पैसों के लिए अनजान लोगों के साथ कोई भी गेम खेलने को तैयार हो जाते हैं, चाहे बाद में उसकी कीमत उनकी जान ही क्यों ना हो। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स इस ब्रूटल गेम के चिलिंग रूल्स। यहाँ बेसिकली 3 रूल्स हैं। पहला, प्लेयर बीच में गेम छोड़ नहीं सकता। दूसरा, रिफ्यूज करने का सीधा मतलब है एलिमिनेशन यानी मौत। और तीसरा, अगर मेजॉरिटी वोट करे तो गेम रोका जा सकता है। अब सुनने में लगता है कि कंट्रोल प्लेयर्स के पास है, पर सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है उन लोगों के लिए जिनकी बाहर की जिंदगी में वैसे भी अब कोई फ्रीडम या एजेंसी बची ही नहीं है। चलिए अब इस फेसलेस स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा समझते हैं। इनके मास्क्स की हायरार्की बिल्कुल क्लियर है। स्क्वायर मास्क वाले सुपरवाइजर्स हैं जिन्हें बोलने की परमिशन है, ट्रायंगल वाले गार्ड्स और पनिशर्स हैं, और सर्कल मास्क बेसिक लेबर करने वाले अटेंडेंट्स हैं। उन सब के ऊपर बैठा है एक ब्लैक मास्क वाला लीडर। यहाँ किसी का कोई चेहरा नहीं है, और ये आइडेंटिटी खो देना एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी में एक आम इंसान की आइडेंटिटी भीड़ में कहीं कंप्लीटली गायब हो जाती है। पहले गेम के मैसिव मैसेकर के बाद ना एक वोटिंग होती है। मेजॉरिटी फैसला करती है कि उन्हें गेम छोड़ना है, और वो घर लौट भी आते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो उस खून खराबे से भी ज्यादा डरावना है। अपनी उस मिजरेबल लाइफ में वापस आने का दुख और लाचारी उन्हें मजबूर कर देती है कि वो 45 बिलियन वॉन के चांस के लिए दोबारा अपनी लाइफ रिस्क करने को तैयार हो जाएं। जिंदगी की हार्श रियलिटी उन्हें खुद चलकर वापस मौत के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। इन सब के पैरेलल एक और टाइमलाइन चल रही है। यहाँ कहानी है एक डिटेक्टिव जुनहो की, जो अपने गायब हुए भाई को ढूंढने उस आइलैंड पर इन्फिल्ट्रेट करता है। उसका भाई 2015 में ये गेम जीता था, पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए, आगे चलकर वही भाई जो अब फ्रंट मैन बन चुका है, अपने ही सगे भाई जुनहो को गोली मार देता है। ये सोम्बर रियलिटी हमें बताती है कि इस गेम का ट्रॉमा सिर्फ उन प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं है, इसकी पूरी कीमत पीछे छोड़ गए परिवार भी अपने आंसुओं से चुकाते हैं। सीजन 1 के एंड में गीहू फाइनली गेम जीतकर 45 बिलियन वॉन ले आता है, सब कुछ झेल कर। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ एक अनट्रीटेड बीमारी की वजह से गुजर चुकी है। ये ना एक बहुत ही क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग रियलाइजेशन है। पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत तो बन चुका था, पर अंत में वही पैसा सब कुछ ठीक नहीं कर सका। एक खाली घर और बहुत सारा पैसा, शायद इंसान का सबसे बड़ा अकेलापन यही है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इस पूरे मैसेकर के पीछे आखिर था कौन? वो था प्लेयर 001, इल नाम। वो बूढ़ा आदमी जो ब्रेन ट्यूमर से मरने वाला था और गेम खेल रहा था सिर्फ इसलिए ताकि मौत से पहले वो कुछ फील कर सके। पता चलता है कि इन गरीब और लाचार लोगों की मौत सिर्फ कुछ बोर्ड अल्ट्रा रिच वीआईपीज के एंटरटेनमेंट के लिए थी। जिंदगी उनके लिए लिटरली एक बोर्ड गेम से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस कड़वे सच के बाद गीहून 2 साल तक अपने जीते हुए पैसे बिल्कुल खर्च नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ने का। वो उन पैसों से मर्सनरीज हायर करता है, उस रिक्रूटर को ढूंढता है जिसके साथ उसने रशियन रूलेट खेला था, और इंटेंशनली दोबारा उसी नाइटमेयर वाले आइलैंड पर वापस जाता है, पर इस बार प्लेयर 456 बनकर झेलने नहीं, बल्कि उस सिस्टम को हमेशा के लिए तोड़ने के इरादे से। Let's move to the next phase and see how this builds. सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा मैनिपुलेटिव हो गया है। कुछ नए रूल्स हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स।
जैसे एक रूल आया है कि अगर अब लोग गेम छोड़ते हैं तो उनकी जीती हुई रकम बचे हुए सर्वाइवर्स में बांट दी जाएगी। एक प्रेग्नेंट प्लेयर जुनही इस गेम का हिस्सा बन जाती है। डिटेक्टिव जुनहो गोली लगने के बाद भी जिंदा बच जाता है और एक अंडरकवर मैनेजर योंग इल नया प्लेयर 001 बनकर खेल रहा है। ये पूरा नया सिस्टम ना परफेक्टली डिजाइन किया गया है ह्यूमन ग्रीड को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए। जब रात के अंधेरे में डॉर्मेटोरी के अंदर ओपनली एक दूसरे को मारने का नंगा नाच शुरू होता है तो गीहून एक क्वाइट रिबेलियन लीड करने की कोशिश करता है। उसका प्लान सिंपल था, सब एक साथ रहो, लड़ाई रुकने का वेट करो और मिलकर गार्ड्स पर अटैक कर दो। लेकिन ये प्लान बिल्कुल टूट जाता है जब वही अंडरकवर मैनेजर एंड मोमेंट पर उन्हें बिट्रे कर देता है। ऐसी जगह जहां सर्वाइवल ही एकमात्र गोल होना, वहां ट्रस्ट वो सबसे पहली चीज है जो टूटती है। और इस सब केओस और अंधेरे के बीच में एक ऐसी घटना होती है जो डीपली अफेक्टिंग है। सीजन 3 के एक मजे गेम में जहां लोग बस किसी भी तरह दूसरों को मार रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वहां प्रेग्नेंट प्लेयर जून ही अपने बच्चे को जन्म देती है। इस मोमेंट का कॉन्ट्रास्ट एकदम शॉकिंग है। एक बिल्कुल प्योर नई जिंदगी उस मौत के जाल के बीच शुरू होती है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो लिटरली बताती है कि डेस्परेशन के इस मेज में मासूमियत की वैसे भी कोई जगह नहीं होती। लेकिन इस नई लाइफ का स्वागत ये वीआईपी सिस्टम कैसे करता है? जब सवाल उठता है कि इस न्यूबॉर्न बच्चे का क्या किया जाए, तो वो वीआईपी स्पॉन्सर्स वोट करते हैं कि इस बच्चे को भी गेम का एक पार्टिसिपेंट मान लिया जाए। ये कम्प्लीटली मॉरल बैंक्रप्सी है। उन अमीरों के वीआईपी कमरे में किसी इन्फेंट की जान की भी कोई कीमत नहीं है। वो बच्चा बस इस ब्रूटल फाइनेंशियल मशीन का एक और नंबर बनकर रह जाता है। और इस बच्चे का बर्डन उस जंप रोप ब्रिज गेम में अपने पीक पर पहुंचता है। जोनी सिवियरली इंजर्ड है। वो जानती है कि वो अब और आगे नहीं जा सकती। उस डेविस्टेटिंग मोमेंट में गीहून उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगा, और फिर एक माँ चुपचाप अपनी जान सैक्रिफाइस कर देती है। ये दिखाता है कि उन लोगों के पास भले ही पैसा नहीं था, पर उनके पास सैक्रिफाइस करने की वो इंसानियत थी जो उन अमीर वीआईपीज में शायद कभी नहीं हो सकती। फिर शुरू होता है द फाइनल टेस्ट। इसके मैकेनिक्स सच में हॉरिफाइंग है। टॉल कॉलम्स क्लाइंब करने हैं और 15 मिनट का काउंटडाउन चल रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए किसी एक प्लेयर को खुद अपने हाथों से दूसरे को नीचे फेंकना होगा। अगर कोई नहीं गिरा तो सब मारे जाएंगे। ये गेम का वो क्लाइमैक्स है जहां सिस्टम चाहता है कि आम इंसान अपनी बची खुची इंसानियत भी कंप्लीटली छोड़ दे और सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक प्योर मर्डरर बन जाए। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग और हार्ट ब्रेकिंग बात निकल कर आती है वो है गीहून का एक फाइनल शैटरिंग डिसीजन। लास्ट कॉलम पर आने के बाद सिर्फ एक दूसरा प्लेयर बचता है जो जीतने के लिए उस बच्चे को गिराना चाहता था। गीहून उस प्लेयर को तो गिरा देता है, पर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसको अब या तो उस छोटे से इन्फेंट को मारना था या खुद को। एक फाइनल एक्ट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटी में गीहून उस बच्चे को बचाने के लिए खुद कॉलम से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके इस बलिदान के बाद चीजें बहुत शांति से आगे बढ़ती हैं। वो आइलैंड बेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। गीहून की मौत बेकार नहीं जाती, क्योंकि वो बच्चा और जीते हुए पैसे सेफली डिटेक्टिव जूनहो के पास पहुंच जाते हैं, और बाद में वो मैनेजर लॉस एंजलिस जाकर गीहून की असली बेटी को भी बचा हुआ पैसा डिलीवर करता है। एक तरह से ये उन कैरेक्टर्स के स्ट्रगल की एक बहुत ही सॉम्बर और रिफ्लेक्टिव एंडिंग थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चिलिंग फाइनल फ्रेम्स में हम एक और मंजर देखते हैं। लॉस एंजलिस की एक क्राउडेड स्ट्रीट। गाड़ी में बैठा मैनेजर देखता है कि एक नया रिक्रूटर एक आम मजबूर इंसान को बिल्कुल वैसा ही गेम ऑफर कर रहा है। आइलैंड उड़ गया, गीहून चला गया, लेकिन ये मशीन, ये गेम्स कभी नहीं रुके। इनफैक्ट ये अब और भी ग्लोबल हो चुके हैं। मिडिल क्लास को टारगेट करने वाला ये मैकेनिज्म अब हर देश में शांति से अपना काम कर रहा है। और यहाँ एक आखिरी सवाल हम सबको एक लिंगरिंग रियलिटी पे लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, अगर डेट का, कर्जे का और सर्वाइवल का ये ब्रूटल सिस्टम दुनिया में कभी रुकता ही नहीं है, तो क्या कोई आम इंसान सच में कभी इस खेल से आजाद हो पाता है? ये जो मिडिल क्लास स्ट्रगल का एंडलेस लूप है ना, शायद यही वो सबसे बड़ा गेम है जो रोजाना हमारे और आपके आसपास खेला जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इन बातों को थोड़ा क्लियरली सामने रखा होगा। थैंक यू फॉर थिंकिंग थ्रू दिस विद मी।